बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक तरफ तो ये दावे करती है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इमरान खान साहब को हमने फिक्स कर दिया है, इमरान खान साहब इर्रेलेवेंट हो चुके हैं और इमरान खान साहब ख़त्म शुद। तो फिर क्या वजह है कि अपने मर्जी के सहाफ़ियों से कॉलम लिखवाए जा रहे हैं और इमरान खान साहब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो मुआफ़ी मांगे। कल का एक कॉलम जो सुहेल वड़ाइश ने लिखा, आर्मी चीफ साहब से उनकी 2 घंटे मुलाकात हुई और उसके बाद जो चीज़ें हमारे सामने आई उसमें जो अहम बात थी, सियासी मुसालित मुआफ़ी मांगने से ही मुमकिन है। जिसने माफ़ी मांगी वो फरिश्ता बन गया और जिसने माफ़ी नहीं मांगी तो वो शैतान। पहली बात तो ये है कि कुरानी आयात को अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपनी मर्जी से उनकी तशरीह करना और अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक ऐसी रिजीम जिसको अवाम ने मुंतखब किया ही नहीं है, इस वक्त जो यहाँ रिजीम है अवाम की ज़रा मर्जी के तो ये लोग नहीं, अवाम ने तो इनको वोट नहीं दिया ना, अवाम ने तो मुंतखब किया ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान का जो आइन है अल्लाह ताला के बाद ताकत का सरचश्मा उसमें अवाम को कहा गया है और अवाम की जो राय है वो मुकद्दम है। अवाम ने 8 फरवरी 2024 को भारी मैंडेट दिया इमरान खान साहब को। 8 फरवरी का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया। अब ये चोरी शुदा जो मैंडेट है, किसी और का जो हक है उसके ऊपर मुसल्लत होने वाली रिजीम हमें ये सबक पढ़ा रही है कि अगर आप हमारी इताअत करेंगे तो फरिश्ते, अगर नहीं करेंगे तो शैतान बन जाएंगे। ये कोई बात जो है ना किसी की भी समझ में नहीं आने वाली। और आप देखिए कि ये एक निज़ाम जिसकी बुनियादी झूठ के ऊपर है, फ्रॉड के ऊपर है और मुल्क के अंदर इस वक्त जो जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत है, जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों के ऊपर सरेआम जो है वो गोलियां चलाई जाती हैं। आप देखें कि मुल्क आइन तोड़ दिया गया। क्या किसी डिक्टेटर ने आज तक मुआफ़ी मांगी? 1971 का सानेहा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सकूते डाका, जब एक डिक्टेटर ने मुल्क ही तोड़ दिया, उसने भी जो अवाम का अक्सरियती फैसला उसे कबूल नहीं किया था। शेख मुजीबुर रहमान को अवाम ने मुंतखब किया था और ये भुट्टो को लेकर आ गए, मुल्क तोड़ दिया लेकिन मुआफ़ी नहीं मांगी। खान साहब से मुतालबा किया जा रहा है कि वो मुआफ़ी मांगें। 9 मई जैसा फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई लोगों को, लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी गई। हजारों कारकुनान अभी भी जेल के अंदर बैठे हुए हैं। किसी ने मुआफ़ी नहीं मांगी, लेकिन खान साहब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप मुआफ़ी मांग लें जी। और अब तो धमकाया भी जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि वरना भुट्टो की तरह लटका दिया जाएगा। ये जो कॉलम लिखा है इन्होंने सुहेल वड़ाइश ने आज का, वो लिखा है कैदी नंबर 804 के नाम, इमरान खान साहब के नाम। ज़रा इनको लिखवाया गया है, पॉलिटिकल फेस नहीं है जी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास जो है, आप ये जो कुछ आपके अचीवमेंट्स रिसेंटली पाक भारत जंग में आपने कामयाबी हासिल की, अमेरिका के साथ हमारा एक अच्छा ताल्लुक बन गया है, लेकिन आपके पास फिर भी एक सियासी ऐसा जो चेहरा है, एक पॉलिटिकल फेस आपके पास नहीं है और वो सिर्फ इमरान खान है जिसको पाकिस्तान की अवाम की हिमायत हासिल हो। इसलिए कोशिश की जा रही है 3 साल जंग करने के बाद इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ ये तो शिकस्त खुद हैं, शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। कॉलम जो लिखा है जी सुहेल वड़ाइश साहब ने, डियर कैदी जी, आप तो बार बार कहा करते थे कि यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्क के इस्तेकाम के लिए भी ले लें, अगले इंतखाबात तक चुप का रोज़ा रख लें और अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने पर लगाएं। ये डील सब के लिए काबिल कबूल होगी। सुहेल वड़ाइश ने मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804 के उन्वान से लिखा कि कोई माने ना माने, अपने तय तो मुसाफिर खुद को जमहूरी समझता है और आपको ज़ाती तौर पर इल्म है कि मुसाफिर ने 9 मई के वाक़े से पहले आपके पास ज़ाती तौर पर और सहाफ़ियों ने इज्तिमाई तौर पर सियासी मुसालित या मुक़तदरा से
मुसालिद की तजवीज़ पेश की थी और गुज़िश्ता 2-2.5 साल से मुसालिद की रट लगा लगा कर मुसाफिर खुद को शर्मिंदा शर्मिंदा महसूस करने लगा है कि ना मुसालिद की बात मुक़्तदरा को अच्छी लगी और ना ही नून लीग को ये तजवीज़ पसंद आती है, और ईरान कुन तौर पर बहरान का शिकार होने और आपके 2 साल से जेल में होने के बावजूद उन्हें भी ये रास्ता पसंद नहीं। रास्ता अब भी वही है, वरना लड़ाई से कभी ना रास्ता निकला है ना निकलेगा। अच्छा जी, फिर वो लिखते हैं कि माजी के वाक़यात से सबक सीख कर ही रास्ता निकल सकता है। मुक़्तदरा से सियासतदानों की जंग भी होती रही है और वक्तन फ़वक्तन सियासतदानों को मुक़्तदरा की सरपरस्ती भी हासिल होती रही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए तो उन्हें GHQ में बुलाकर न सिर्फ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, बल्कि सदर का ताज भी उनके सर पर सजाया गया। ये समझा रहे हैं खान साहब को। वो उस वक्त मुक़्तदरा के महबूब रहनुमा थे, मगर जब 1977 में उन्हें इक़्तिदार से उतारा गया तो वो मातूब हो गए। उस वक्त 2 नुक्ता हाय नज़र थे कि जनरल ज़ियाउल हक नॉन पॉपुलर है, 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर फ़ौज अपना इक़्तिदार ज़्यादा देर बरकरार नहीं रख सकेगी। ये भी ख़्याल था कि भुट्टो जैसे पॉपुलर लीडर को जेल में रखना और फांसी देना नामुमकिन है। एक नुक्ता नज़र ये था कि भुट्टो ज़ियाउल हक से लड़ाई ना करें, खामोशी से जलावतनी इख्तियार करें और दोबारा अच्छा वक्त आने पर वापस आ जाए, मगर भुट्टो साहब और उनके जियालों का नुक्ता नज़र गालिब रहा, जिसके मुताबिक मुहासमत लड़ाई और सियासी जदोजहद ही बेहतरीन रास्ता है। चुनांचे पीपल्स पार्टी ने अपने रास्ते को चुना और नतीजा भुट्टो की फांसी में निकला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता रहे हैं, कारकुनान को बता रहे हैं कि आप जो है वो जदोजहद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मज़ामत कर रहे हैं, तो नतीजा जो है वो वहाँ भी ये निकला था। ना दुनिया भर के लीडरों की अपीलों ने काम किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया और ना एहतजाजी तहरीक जनरल ज़ियाउल हक को इसके इरादों से रोक सकी। वज़ीर आज़म अच्छा फिर आगे लिखते हैं कि बाद अज़ाम नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की मुक़्तदरा से लड़ाइयाँ और झगड़े हुए, मगर दोनों ने मफाहमत का रास्ता अपनाया और यूं बार बार इक़्तिदार के अंदर और बाहर आते जाते रहे, यानी पाँव पकड़ के बूट पॉलिश करके आते रहे। वज़ीरों ने कहा तजर्बात ने जो है वो पीपल्स पार्टी को, नून लीग को पाकिस्तान ने सियासत का हुनर सिखा दिया। उन्हें लाख बेसूली का ताना दें, दोनों पार्टियां आज हुकूमत में हैं, कुछ भी कहें, मगर अमली सियासत में तो इससे कामयाबी कहते हैं। कैदी जी, सियासी तजादात ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि आपके चाहने वाले आपको चूम चूम कर मारने पर तुले हुए हैं। वाजी बज़ाहिर ये आपसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि इनकलाब और एहतजाज के जरिए आपको तख्त पर बिठाएं, मगर हकीकत ये है कि इसके बयानिए ने आपको जरगमाल बनाकर आपके सियासी रास्ते मसदूद कर दिए। आओ बका झूठ पर मबनी कहानी और दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ने की बदुआओं से हालात नहीं बदलते। यूट्यूबर्स को कह रहे हैं जो खान साहब की हक़ बात करें, फिर जी वो कह रहे हैं कि नहीं चाहते जी कि जान है तो जहान है। पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता और ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी और बेहिसी में धकेलना चाहता है। मुआफ़ी तलाफ़ी से काम मुमकिन है तो ये फ़ौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। तख़य्युल परस्ती तो एक लंबी और सब्र आज़मा जद्दोजहद है जो जमहूरी आइडियल्स के लिए की जाती है। आप तो हमेशा मुक़्तदरा से मिलकर हुकूमत करने को जायज़ समझते रहे, अब भी आपका इस हवाले से कोई उसूली इख्तिलाफ़ नहीं, आपका इख्तिलाफ़ तो ज़ाती है। इस मुश्किल वक्त से निकलें, अपनी पार्टी को मुस्तक़बिल की कामयाब गवर्नेंस के लिए तैयार करें। जी फिर वही कह रहे हैं कि जी यू टर्न, आप तो कहते थे कि यू टर्न लेना अच्छी बात है। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं कि बज़ाहिर आपके हिमायती नज़र आने वाले दरअसल इस वक्त तारा मसीह का किरदार अदा करें। आप आंखें खोलें, दोस्त दुश्मन की पहचान करें। आपकी रिहाई के रास्ते में जो भी फ़र्द या शर्त हायल है वो आपकी दुश्मन है, और हर वो शर्त या फ़र्द जो आपको रिहाई दिलाना चाहता है, मतलब वो आपका मुखलिस दोस्त है। तारीख आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, फैसला आपने करना है। तो ये सबक पढ़ाया जा रहा है खान साहब को जी। उधर शाहिद असलम बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं जी, वो लिखते हैं कि निजी महफ़िलों में होता क्या है जी कि जब खान साहब का ज़िक्र आता है तो आर्मी चीफ साहब उनके लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, गुस्से में आ जाते हैं और इंतहाई नाकाबिल इतराज़ अल्फाज का चुनाव करते हैं। मैं वो अल्फाज बता नहीं सकता जो आर्मी चीफ इमरान खान से मतलब इस्तेमाल करते हैं जी, ये इन्होंने दावा किया है जी। जनरल याया साहब भी यही फरमाया करते थे जी कि मैं सिपाही हूँ, सियासतदान नहीं हूँ, मैं उस ओहदे से चिमटे रहना नहीं चाहता, मतलब इस ओहदे से चिमटे नहीं रहना चाहता जिस लम्हे मुझे महसूस होगा कि मैं अपने लोगों से कट गया हूँ, मुझे मुस्ताफ़ी होना चाहिए। मुझे मशरक़ी पाकिस्तान अपनी हथेली की तरह मालूम है। वाह! और आपने देखा कि ये बातें करते करते सकूते ढाका सर अंजाम दे दिया इन्होंने, लेकिन ये साहब जो है इनको उस वक्त भी समझ नहीं आई कि अवाम क्या चाहती है। अवाम जो है वो शेख मुजीब के साथ उस वक्त खड़ी थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया जी। अच्छा जी,
خیبر پختونخوا میں تو تباہی مچا دی فلیش فلڈ نے، کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب نے، اور آج مونسون کا ایک نیا اسپیل بھی مطلب اب نیا آج سے شروع ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، خاص طور پر بنیر کا جو ضلع ہے وہاں تو ایسے ایسے دردناک وہاں سے ویژولز آ رہے ہیں کہ اجتماعی قبریں جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ قبریں کھود کھود کے ان کے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑے ہوئے ہیں، اور کئی خاندان بہہ گئے، لوگوں کا ساری جمع پونجی، لوگوں کے املاک کا نقصان ہو گیا، لوگوں کے جانور مویشی جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے، انفراسٹرکچر جو ہے وہ باقاعدہ تباہ ہو گیا سارے کا سارا، اور تقریباً 250 سے زائد لوگ بنیر کے اندر، اوور آل تو خیبر پختونخوا میں تقریباً 400 کے قریب لوگ جو ہے اس وقت لقمۂ اجل بن چکے ہیں۔ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تقریباً بلینز آف ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ علی مین گنڈا پور خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی 3.5 ارب روپے کا اعلان کیا ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے وہاں پر۔ انسانی زندگیوں کی ویسے بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو کلائمیٹک چینجز ہیں، کوئی پاکستان کے حوالے سے پلاننگ نہیں ہے، اپنے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں رہی بدقسمتی کے ساتھ۔ ہم ہر سال یہ سنتے آئے ہیں کہ بھئی ابھی ہونے جا رہا ہے، ابھی آج سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، اور تباہ کاریوں کے اوپر بھی، نقصانات کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی اس وجہ سے نہیں کی گئی ابھی تک۔ ریسکیو ٹیمیں بھی وہاں پر، پاک فوج بھی کام کر رہی ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت تک وہاں نقصان ہو چکا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔